नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के सांख्यिकी विषय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए हम इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। विषमता के प्रकार एवं सांख्यिकी माध्यमों में संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पे सही कथन के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, यदि माध्य लेस देन मध्यिका तो ऋणात्मक विषमता पाई जाती है। यदि माध्य ग्रेटर देन है मध्यिका से तो धनात्मक विषमता पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है, यदि माध्य बराबर मध्यिका है तो विषमता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, माध्य और मध्यिका का अध्ययन करने के बाद में जब हम विषमता का अध्ययन करते हैं तो माध्य और मध्यिका के साथ साथ में बहुलक का भी यदि हम रिलेशन देखें तो उसके आधार पर भी हम इन विषमता को परख सकते हैं कि विषमता ऋणात्मक है, धनात्मक है या विषमता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, यदि इस ऑप्शन में हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन है, माध्य यदि लेस देन है मध्यिका से तो ऋणात्मक विषमता पाई जाती है, तो दोस्तों ये सही बात है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जस्ट आपको यदि पहला ऑप्शन माध्य लेस देन मध्यिका दिखाई दे रहा है और यहाँ ऋणात्मक विषमता पाई जा रही है और माध्यिका यदि ये ऑप्शन हमें पता है कि ये सही है तो यहाँ पर जस्ट इसका विपरीत कथन दिया हुआ है कि माध्य ग्रेटर देन मध्यिका तो धनात्मक विषमता पाई जाती है। तो दोस्तों, यदि ये सही है और ये कथन यदि विपरीत है और तो यहाँ पर ये भी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही है। साथ में जो माध्य यदि मध्यिका के बराबर है तो विषमता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों, जब माध्य बराबर मध्यिका और इसके बराबर यदि बहुलक है तो ये तीनों बराबर होने पर विषमता का अभाव पाया जाता है। तो जब आप एनपीसी के बारे में, एनपीसी का मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जब अध्ययन करते हो तो माध्य बराबर मध्यिका बराबर बहुलक होता है, तो उस सिचुएशन में विषमता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों, इस ऑप्शन में तीनों ही बातें सही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 2 3, क्योंकि हमें सही कथन पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसको सही ढंग से अध्ययन कर लेना चाहिए। असल जो क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है वो नहीं के रूप में पूछी जाती है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम नहीं के ऊपर फोकस होते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1 2 3 सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि हम इसको डायग्राम के रूप में स्टडी करें तो यहाँ पर ऋणात्मक यदि विषमता है तो सिचुएशन में जो मीन है वो लेस देन होता है मीडियन से और मीडियन लेस देन होता है बहुलक से, मॉड से। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में ऋणात्मक विषमता पाई जाती है। यदि हम पॉजिटिव स्क्यूड की बात करें तो पॉजिटिव जो विषमता है, धनात्मक जो विषमता है, उस सिचुएशन में जो मोड है वो लेस देन होता है मीडियन से और यह लेस देन होता है समांतर माध्य से। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में पॉजिटिवली या धनात्मक विषमता पाई जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं जब तीनों ही यदि बराबर हो तो उस सिचुएशन में विषमता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों, यह टॉपिक ऐसा है जिस पर 2 क्लासें भी कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मेन मुद्दे की बात है वो यहाँ समझने की बात है, क्योंकि कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ी यही चीज़ पे होती है। जब यदि हमें डायग्राम दे दिया जाए और पूछा जाए कि नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उस सिचुएशन में हम भ्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर एच वाली वैल्यू पे। हम यहाँ पर एच वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं और इस एच वैल्यू की फ्रिक्वेंसी हम वाई एच पे ले रहे हैं। तो दोस्तों, जब एच वैल्यू को हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एच वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है
कि मीन पहले वाली वैल्यू आ रही है, मीडियन उसके बाद की वैल्यू आ रही है और यहाँ मोड बाद की वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है, मोड सबसे ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मोड की परिभाषा यही होती है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे हायर फ्रीक्वेंसी वाली जो बिंदु होती है उसको हम मोड वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोड वैल्यू सबसे हाईएस्ट चोटी पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी यदि आप देखोगे तो हाईएस्ट चोटी पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भ्रमित नहीं होना है, हमें चोटी नहीं देखनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू के आधार पर देखना है। तो यहाँ पर जो एच वैल्यू है उस सिचुएशन में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि इस तरफ जाएंगे तो मीन पहले प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर मीडियन बाद में प्राप्त हो रहा है और मोड बाद में प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पर मोड सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जब मोड बड़ा है और एच बार यदि सबसे छोटा है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा या ऋणात्मक विषमता पाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें इसकी चोटी के आधार पर नहीं निकालना है, हमें यहाँ लेफ्ट से राइट जाते हुए देखना है कि मीन बड़ा है या मोड बड़ा है। मोड सबसे बड़ा है यानी नेगेटिवली विषमता पाई जाएगी। और यहाँ यदि पहले ही मोड आ गया, यहाँ पर ऊंचाई पहले ही हमें प्राप्त हो गई और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मीन लास्ट में प्राप्त हो रहा है, मीडियन देखो दोनों में बीच में रहेगा। तो आपको यहाँ मीन और मोड का फर्क पता होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मीन और मीडियन में पूछा गया है। तो हमें ये रिलेशन भी पता होना चाहिए कि मीन यदि छोटा है और मीडियन बड़ा है तो नेगेटिवली विषमता पाई जाती है, और मीन बड़ा है और मीडियन छोटा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड पाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब विषमता का अभाव पाया जाता है तो यहाँ पर हमें एक बेल शेप में, एक जब मंदिर में जाते हो आप, घंटी जो आपको दिखाई देती है वो परफेक्टली बेल शेप्ड होती है। तो यदि आप उसको थोड़ा डिस्टेंस से यदि आप देखोगे तो आपको ऐसी ही आकृति दिखाई देगी। तो दोस्तों बेल शेप आकृति में होने से वो सिचुएशन में होती है जब मीन मोड मीडियन तीनों आपस में बराबर होते हैं और ये सेंटर पॉइंट पे होते हैं। यदि आदर्श बिंदु की बात करें तो एच बार बराबर एम बराबर जेड ये 0 होता है। जब यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण की बात करते हैं, तो समंको में वितरण जो होता है उसके आधार पर यह तीनों इक्वल 0 होता है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा दे दिया जाता है, सिंपल सा है कि एच बार बराबर है मीडियन के, मीडियन बराबर है जेड और जेड बराबर है 0 के। तो सिचुएशन में जो आकृति है वो कैसी बनेगी, तो यहाँ पर 0 समझ के ये मत समझ लेना कि आकृति बनेगी ही नहीं। तो आकृति यहाँ पर जो बनेगी वो बेल शेप में बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको ये कुछ जानकारी अच्छी लगी है। तो यहाँ पर देखिए आप पीछे स्लाइड में, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि माध्य छोटा है मध्यिका से तो ऋणात्मक विषमता है, माध्य ही सबसे छोटा है। तो यहाँ पर माध्यिका माध्य से बड़ा है तो ऋणात्मक विषमता है, माध्य बड़ा है मध्यिका से तो धनात्मक विषमता है, और दोनों बराबर हैं तो विषमता का अभाव है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर है इसमें सी ऑप्शन। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दशमलव के प्रत्येक भाग में आवर्तियों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में n/5, बी ऑप्शन में n/10, सी ऑप्शन में n/15 और डी ऑप्शन में n/100। तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव पूछा गया है, तो यहाँ पर दशमलव का मतलब है हमें मान लो कोई लाइन है और उसके 10 बराबर पार्ट करने। तो यहाँ पर जब आप लाइनें खींचोगे तो यहाँ पर आप 9 लाइन ड्रॉ करते हो, और प्रत्येक जो ये वाला जो हिस्सा है वो कितना होगा। यदि हम ये वाला हिस्सा ये हिस्सा काउंट करते जाएं तो ये हमारे पास में 10 हिस्से होने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि 10 हिस्से बन जाते हैं तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ, क्योंकि प्रत्येक भाग में पूछा गया। तो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति पूछी गई है दोस्तों। ये केवल मैंने समझाने के ऑब्जेक्टिव से बताया कि यदि मान लो ये 8 लाइन है, इसके यदि 10 पार्ट कर दिए जाए तो यहाँ पर क्या होगा 1/10 हिस्सा होगा। यहाँ पर कितना हिस्सा होगा, यहाँ पर भी 1/10, यहाँ पर भी कितना होगा 1/10, यानी सब में क्या होगा 1/10 हिस्सा प्राप्त होगा। और यदि n वैल्यू यदि दी गई हो फ्रीक्वेंसी की, मान लो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई नहीं है और हम उसको n मान रहे हैं कि हमारे पास में टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो n है, तो सिंपल सी है, जो 1/10 का जो हिस्सा है उसको हमें n से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा n/10। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा।
दोस्तों इसी प्रकार से जब आप शतमत पढ़ते हो तो उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो वहाँ पर यदि क्वेश्चन यदि यहाँ पर दशमत दिया हुआ है, यदि शतमत का आ जाए तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है n/100। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 145, 148, 150, 154, 155, 155, 156, 156, 159 वैल्यू दी हुई है तथा यहाँ पर दिया गया है कि 162 से लघु रीति द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 162 को आधार मानकर हमें मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हम x बार के बेसिस पे यदि निकालते हैं, समांतर माध्य से निकालते हैं, तो हमारा जो मानक विचलन है वो √d(x²/n) निकलता है। पर दोस्तों लघु रीति से जब हम ज्ञात करते हैं तो जो हमारी जो फॉर्मूला है वो हमारा चेंज हो जाता है। और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि यहाँ माइनस ये अंडर रूट बढ़ जाता है और यहाँ पर हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अपॉन यहाँ पर n लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो 4.8 होगा। तो दोस्तों इसको आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर ऐसे आपको वैल्यू लिखते जाना है 148, 150, 154 इस तरीके से आपको लिखते जाना है। और उसमें से आपको ये जो काल्पनिक जो वैल्यू है दी हुई है हमें इन जो वैल्यूज दी हुई है उसमें से माइनस करते जाना है। और जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो dx कहलाएगी। ठीक है, dx का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ जो dx वैल्यू आएगी वो अब उसका समेशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपका जो आंसर वो आ जाएगा। यहाँ पर हम n वैल्यू की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो वैल्यूज आप फॉर्मूले में लिखते जाइए तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा डी ऑप्शन 4.8। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि आपको यह आंसर यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट क्लास सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दोस्तों माध्य की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, हमें मैच करना कि माध्य की डेफिनेशन कौन सी है। तो यहाँ पर यदि हम सामने जो लिखी हुई डेफिनेशन है उसकी बात करें तो जो सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप जैसे कि माध्य के बारे में पढ़ते हो, समांतर माध्य समीशन h/n के रूप में हम स्टडी करते हैं। यदि फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पर फॉर्मूला समीशन f(h/n) हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू का जो योग है उसमें संख्याओं का भाग दे दें तो माध्य निकल के आ जाता है। तो पहला जो माध्य की डेफिनेशन है वो सही है। दूसरी हम बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका जिनका मान श्रेणी के मध्य में होता है। तो दोस्तों हम ये भी पढ़ते हैं कि यदि हमें श्रेणी दी हुई है और बीचों बीच यदि वैल्यू है तो वो माध्यिका को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर माध्यिका की डेफिनेशन भी सही दी हुई है। हम बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, कोई भी सीरीज है उसमें यदि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है और जो उनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यदि नॉर्मल है तो उस सिचुएशन में जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला जो श्रेणी का जो मूल्य है वो बहुलक कहलाता है। तो ये भी सही परिभाषा है। तो गुणोत्तर माध्य की यदि हम बात करें तो इनमें सभी मूल्यों के गुणनफल का कोई मूल्य होता है, यानी जो जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उतना ही उसका रूट निकाल दिया जाए तो उसका जो आंसर होता है या जो परिभाषा होती है वो गुणोत्तर माध्य की परिभाषा है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो माध्य की डेफिनेशन भी सही है, माध्यिका की भी सही है और बहुलक की भी डेफिनेशन सही है और गुणोत्तर माध्य की डेफिनेशन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे मेरे आइडिया से यहाँ पर ऑप्शंस थे, तो हो सकता है मैंने जब नोट्स बनाए तो मैंने इनकी जो डेफिनेशन है वो यहीं पर मैंने आंसर लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इन जो माध्य, माध्यिका, बहुलक और गुणोत्तर माध्य है
उनकी जो राइट डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखना। और बहुत बार ऐसे एग्जाम्स होती हैं जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत सोच लेना कि ये क्वेश्चन ईजी है तो हमें स्किप कर देना है। स्किप नहीं करना है, हमें इन चीज़ों को बार बार अध्ययन करना है। आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल सीरीज दी हुई है 4, 8, 16, 32, इसकी माध्यिका पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन में हमें माध्यिका पूछी जाए तो सबसे पहले उसे हम कम वैल्यू से अधिक वैल्यू की ओर उसे अरेंज कर लेना चाहिए। हालांकि हमारे पास भी जो सीरीज़ दी हुई है वह पहले से ही अरेंज है, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यदि ये वैल्यू 16 यहाँ होती और 8 यहाँ होती तो हमें इसको अरेंज करना था। 4, 8, 16, 32 हमें लिख लेना था, अरेंज कर लेना था। सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो n+1/2 जो वैल्यू होती है वो माध्यिका वैल्यू कहलाती है। पर जब n यदि विषम वैल्यू है, यदि 7 डिजिट, 5 डिजिट या 3 डिजिट होती तो उस सिचुएशन में हम प्रॉपर वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में यदि 10 वैल्यू होती तो यहाँ पर 2 इधर हटा दिया हमने, 2 इधर हटा दिया तो बीच में वैल्यू बच गई 10, तो ये माध्यिका बीचों बीच वाली वैल्यू हो जाती। पर दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू है वो बीच वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सम संख्या है। तो सम संख्या में जो हमारा फॉर्मूला है n+1/2 जो आइटम है, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 वैल्यू है +1/2, यानी यहाँ पर 5/2 यानी 2.5 जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी माध्यिका वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों यदि कंटिन्यूस सीरीज होती तो यहाँ पर n+1/2 के बजाय हमारा जो फॉर्मूला है वो n/2 जो आइटम है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। पर क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है, इसको हम डिस्क्रीट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है n+1/2 आइटम, तो यहाँ पर हमारा जो आया था 2.5 आइटम। अब इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जो पहला जो तरीका है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू आई है वो 2.5 आइटम है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी है, तो यहाँ पर हमें बार बार हटाना पड़ता है, क्योंकि इसी स्क्रीन पे जब हम सॉल्व करते हैं तो यह पूरी स्क्रीन पे है वो हम पूरी चीज़ें लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2.5 आइटम की। तो यहाँ पर 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो दो बीच की जो वैल्यू है, सेकंड और थर्ड वाली जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इनको ऐड करके और उसमें 2 का भाग दे दें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर ए तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो 2 यहाँ पर आया है तो फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, तो यहाँ 8 वैल्यू। दोस्तों अब यहाँ पर 0.5 बचा हमारे पास में, तो देखो यहाँ पर ध्यान रखो, अब मैं हटाने वाला हूँ। यहाँ पर पहला जो वैल्यू है वो 8 है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 8 वैल्यू तो रहेगी, प्लस में हमें ऐड करना है, हमारे पास बचा 0.5। तो 0.5 कैसे निकालना है, यहाँ जो 2 वैल्यू बची है यहाँ पर 16 माइनस 8 करना है, यानी कितना आया 8, और इसमें 2 का भाग देना है 2। तो यहाँ पर देखो 8 था प्लस 8/2 यानी +4 यानी 12। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, 2.5 यदि वैल्यू है तो यहाँ पर 2.5 याद रखिए, यहाँ पर आपकी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू ये है, तो 2.5 का मतलब हो गया इन दोनों वैल्यू के बीच में। तो इन दोनों वैल्यू के बीच की बात आती है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, ये आपकी जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से आते हैं, स्टेट्स पढ़ना अच्छे तरीके से आता है, वो उसके निकालने के अलग अलग मेथड है वो कर सकता है। पर आपको यदि इसमें समस्या आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स जो रखते हैं बच्चे, उनको स्टेट्स है वो आती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने जो मेरे करियर में जो अनुभव देखा है पर टीचिंग लाइन में, उसमें मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो इकोनॉमिक्स लेते हैं पर उनकी स्टेट्स वो अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कन्फ्यूजन जहाँ होता है उसको आप अपने हिसाब से याद करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि यदि प्रसरण 144 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रसरण है वेरिएंस है, वो वेरिएंस क्या होता है, वो प्रमाप विचलन का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों हमें पूछा गया है प्रमाप विचलन, हमें दिया हुआ है वेरिएंस, तो यहाँ पर वेरिएंस की जगह हमें 144 लिखना है और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। पर हमें पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालना है, ये 2 हटा दीजिए तो इसका रूट निकल हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 12 आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 रहेगा। तो दोस्तों लास्ट वाले आंसर में भी 12 था, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जो स्क्वायर है वो वेरिएंस है, तो हमारा जो निकल के आएगा अंडर रूट। यहाँ पर 144 वैल्यू दी हुई है तो आंसर आ जाएगा 12। तो आगे हम बढ़ते हैं। यदि आवर्ती वितरण का वक्र घंटी आकार का हो तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, पर यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि यदि आवर्ती वितरण का आकार घंटी के आकार का हो तो वहाँ पर जो विषमता है वो 0 होती है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यदि हम बात करें तो हमने देखा था पीछे माध्य बराबर क्या है, मध्यिका है, और मध्यिका बराबर क्या होता है, यदि बहुलक है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके पास में ये रहेगा, अब यहाँ आंसर भी क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें हैं। माध्य यदि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो आपका जो वितरण है वो घंटी के आकार का होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। दूसरा इसको पूछे जाने का तरीका यह है कि यदि विषमता 0 है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में यदि विषमता नहीं है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो उसमें घंटी के आकार का रहेगा। तो आंसर कैसे भी पूछो, हमारे ये 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है कि बेल शेप होने पर विषमता 0 होती है, मीन मॉड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे। तो अपकीर्ण के माप में रीति अपनाई जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें पूछा गया है कि जो अपकीर्ण है उसके माप में जो रीति अपनाई जाती है, तो कौन सी रीति हम अपनाते हैं। तो अंतर चतुर्थक विस्तार रीति, सतमत विस्तार रीति, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार रीति और हरात्मक माध्य रीति। तो दोस्तों यदि हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही हमें विधियाँ अपनाते हैं जब हम अपकीर्ण को फाइंड आउट करते हैं। पर जब हम हरात्मक माध्य की बात करते हैं तो ये केवल एक सेंटर पॉइंट होता है, बाकी ये जो तीनों है वो डिस्पर्सन के पॉइंट है, हम डिस्पर्सन को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा 1, 2, 3 करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों जब हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम इंडिविजुअल इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आने वाली जो राजस्थान में भी बहुत भर्ती आने वाली है, स्टैटिकल ऑफिसर और कंप्यूटर संगणक की जो पोस्ट है उस पर भर्ती होने वाली है, और इसी साल हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही आपको अधिसूचना मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि इस क्वेश्चन या स्टैटिस्टिक्स वाले जो चैप्टर हैं उससे रिलेटेड एक हम कंटिन्यू टॉपिक पे हम चर्चा करते रहें, और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चाहे वो मीन से रिलेटेड हो, मॉड से रिलेटेड हो, या फिर मीडियन से रिलेटेड हो, स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड हो, रिग्रेशन से रिलेटेड हो, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर कम से कम 30-40 क्वेश्चनों को लेके आए जिससे आपको फ़ायदा मिले और साथ ही साथ है वो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती रहे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रथम जो n आकृति की संख्याओं का माध्य है, दोस्तों मैंने इसको सॉल्व किया हुआ पहले, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर वीडियो बड़ा बनाते हो। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का यदि माध्य पूछा जाए तो आपको पता है कि जब प्राकृत संख्याओं को रूप में लिखा जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे कंटिन्यू सीरीज चलती रहती है, और n तक, n मतलब जितनी वैल्यू आप लेना चाहो उतनी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, जब n वैल्यू यहाँ पर पूछा गया, हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है, तो यहाँ पर प्राकृत संख्या का माध्य है वो h बार बराबर समेशन h/n, हम पहले से ये फॉर्मूला हम देखते हैं। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ xi लिखा हुआ है, i मीन्स होता है i 1 से लेके n तक है, तो
तो यहाँ 1 से शुरू हो रही है, यहाँ n तक है। तो यहाँ x बार का फॉर्मूला यदि पुट करते हैं तो यहाँ कंटिन्यू 1 + 2 + 3 + 4 ये समांतर माध्य वाली सीरीज है वो निकल के आ जाती है। तो यहाँ समांतर श्रेणी है वो निकल के आ जाती है। तो समांतर श्रेणी का यदि जोड़ निकालोगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में ये आ जाएगा आपका n+1/2। तो n अपॉन तो है ही, तो यहाँ 2n हो जाएगा नीचे, n से n कट जाएगा। तो फॉर्मूले में जब समांतर माध्य आएगा वो n+1/2। तो आंसर यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है समांतर, यदि n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जाए तो यहाँ पर n+1/2 करना है। दोस्तों आगे मैं बहुत सारे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो प्रत्येक एग्जाम में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं पर उनको सारांश जब करके समझने की बात आती है तो हम फटाफट से उसको आंखों में से निकाल के अध्ययन करके चले जाते हैं और वहाँ पर एग्जाम में गलतियाँ बहुत सारी हम करके आते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो हम करके आते हैं और उन छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। दोस्तों हम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं तो उसमें हमारे एक एक नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है x बार बराबर n+1/2 ये हमारा राइट आंसर होगा और उसको मैंने सॉल्व करके बताया। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ पर नहीं की जा सकती है और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पर लिख भी नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों यदि मैं वर्बली बोलता हूँ और यदि लिख नहीं सकता तो वहाँ पर भी फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हो जाए पर प्रत्येक चीज़ को हमें समझते हुए चलना है, क्योंकि एक बार यदि हमने समझ लिया तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम तक वो अचीवमेंट रहता है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में एक खास बात यही होती है कि कोई चीज़ यदि हमने एक बार ढंग से पढ़ ली तो वो हमारी लाइफ टाइम तक हमें याद रहेगी। बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है समय समय पे, तो वो चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती, पर उसे समय समय पर उसे रिवाइज करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का परमाणु विचलन दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसके सॉल्यूशंस को आप देख लेना। यहाँ पर हमें वेरिएंस यदि हमें निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो समीशन x²/n, यदि समांतर माध्य से निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला यही रहता और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो दोस्तों यदि स्क्वायर यदि हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ शॉर्ट जो मेथड है वो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस समेशन x/n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ यदि स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे का रूट हो जाएगा। तो दोस्तों जब लास्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो √n² - 1/12 निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो n प्राकृतिक संख्याओं का परमाणु विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सिग्मा बराबर √n² - 1/12 रहेगा। दोस्तों हम सारांश रूप से यदि बात करें तो कुछ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ही रोल इनका है। एक नंबर आपको यहाँ से प्लस यदि लेना है तो इन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, और यह एग्ज़ाम चाहे वह KVS का हो, नवोदय का हो या राजस्थान बोर्ड का हो या DSSB का हो, साथ ही साथ यह नेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। इसके साथ में कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी की कोई एग्ज़ाम है। दोस्तों मैंने बहुत सी एग्ज़ाम दी है और उन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मुझे जो अनुभव हुआ है उन अनुभव के आधार पर मैं वही क्वेश्चंस पे बात करूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% मैं दावा करता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है। इस बार KVS के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, पर फिर भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है n+1/2 होगा। यदि परमाणु विचलन है तो √n² - 1/12 होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि परमाणु विचलन का वर्ग दे दिया जाए यानी वेरिएंस यदि पूछा जाए तो ये अंडर हट जाएगा और n² - 1/12 आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ,
जब भी कोई एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ें और उसको समझे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो अभी KVS में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें बहुत से जो परीक्षार्थी वो कन्फ्यूजन है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए और उस पर राइट आप जो अपना आंसर जो बता रहे हो वो दूसरा बता रहे हो, क्योंकि आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन को रीड किया है वो आपने ढंग से रीड नहीं किया है। तो दोस्तों यदि हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग पूछा जाए तो यहाँ पर जो योग है वो n+1/2 है। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो हमने 1 2 3 4 देखा था, यदि इनका वर्ग कर दिया जाए और फिर इनको जोड़ दिया जाए, ऐसे n तक चलेगा, तो जोड़ दिया जाए तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा n+1 2n+1/6। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला जो निकल के आया है वो इस फॉर्मूले से निकल के आया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।